तो फ्रेंड्स अभी आ गया होगा अब, है ना? अब साउंड वगैरह स्टार्ट हो गया होगा दोस्तों। एक बार मुझे बता दीजिए अगर साउंड आपके पास में आ गया है तो। साउंड आ गया है तो एक बार ओके कर दीजिए। साउंड आ गया है तो दोस्तों एक बार सभी ओके कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए अगर साउंड आ गया है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था। तो चलिए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। आप लोगों को बोला जा रहा है समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब है। आपके पास में दो बल्ब है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों का हो गया बल्ब नंबर 1, ये पहला बल्ब हो गया, और ये आप लोगों का दूसरा क्या हो गया, बल्ब नंबर 2 हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है। मतलब इसकी जो पावर दी हुई ना, इसकी जो शक्ति दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 200 वाट दी हुई है। और दोस्तों इसकी जो पावर दी हुई है वो आप लोगों को दी हुई है 100 वाट। समझ गए बात को? ठीक है। आप लोगों को बोला जा रहा है यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है, मान लीजिए इसका प्रतिरोध R1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो आप लोगों को क्या बताना है, दोनों में संबंध बताना है रेजिस्टेंस में। चलिए आइए देखते हैं। देखिए आप लोग ध्यान रखिए, जो पावर होता है ना उसका फॉर्मूला होता है V²/R। ये क्या होता है दोस्तों, पावर का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला दोस्तों ये भी होता है V/I। तो जहां पर करंट और वोल्टेज दिए होते हैं वहां पर पावर ऐसे निकालते हैं, जहां पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिए हुए हैं वहां पर आपका फॉर्मूला ये है। अब दोस्तों मुझे बताइए पहले R1 क्या हो जाएगा, R1 बराबर क्या V²/P1 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और R2 क्या हो जाएगा आप लोगों का, V²/P2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं दोस्तों, दोनों का रेशियो लेके देखते हैं। तो जब R1/R2 आप लोग करोगे, R1/R2 आप लोग करोगे तो क्या होगा, देखिए V² से तो V² कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का P2/P1 हो जाएगा। तो दूसरे बल्ब की पावर कितनी थी, P2 कितनी थी दोस्तों, P2 100 था, और पहले वाले बल्ब की पावर कितनी थी, उसकी 200 थी। तो 100/200 यानी 1/2, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आप लोगों के पास में जो R2 आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2R1 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, समझ गए दोस्तों? तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। जब किसी धातु को गर्म करा जाता है, जब भी आप लोग किसी मेटल को आप लोग गर्म करोगे तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई एक मेटल की रॉड है, मान लीजिए आयरन की रॉड है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ गया? और जब आप लोग दोस्तों ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कोई ना कोई चार्ज होता है ना, आवेश होता है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों आप लोगों का फ्लो करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों इजीली फ्लो कर पा रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों इसका प्रतिरोध कम है। अगर दोस्तों इसको फ्लो करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि टेम्परेचर के साथ में क्या इफेक्ट होगा। दोस्तों अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी, है ना। रैंडम मोशन करेगा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर, मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन में ये मोशन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब दोस्तों इनमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? तो आप लोग यहां पर एक देख सकते हो दोस्तों, एक एक्सिस पे अगर मैं रेजिस्टेंस लूं, प्रतिरोध लूं, और एक एक्सिस पे अगर मैं टेम्परेचर लूं, तो मेटल के लिए अगर हम लोग बात करें, धातु के लिए, तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ता है। और अगर आप लोगों से सेमीकंडक्टर की बात करें दोस्तों, अर्धचालक की, ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे अर्धचालक के साथ में उल्टा है। जब आप लोग तापमान बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो दोस्तों रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। चले आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ये। बफर सॉल्यूशन किसको बोलोगे? तो देख, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों के पास में कोई सॉल्यूशन था,
आप लोगों के पास में कोई विलियन था, इस विलियन की जो पीएच थी वो मान लीजिए दोस्तों 7 थी, तो ये अम्ल होगा, ये क्षार होगा दोस्तों। पीएच 7 है, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, ये उदासीन प्रकृति का होगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इस सॉल्यूशन में, इस विलियन में आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, यानी प्रबल अम्ल डाल दिया, तो आप लोग मुझे बताएंगे दोस्तों इसकी पीएच पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पीएच बढ़ेगा, ये पीएच कम होगा। दोस्तों आप लोगों ने प्रबल अम्ल डाला, इसका मतलब इसकी अम्लता बढ़ जाएगी, यानी इसकी पीएच की वैल्यू 7 से कम आ जाएगी। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह दोस्तों मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला, एक प्रबल क्षार डाला, तो इसकी क्षारकता बढ़ जाएगी, तो इसकी पीएच दोस्तों क्या होगी? 7 से ऊपर की ओर जाएगी। समझ गए? यही होगा आप लोगों का। लेकिन दोस्तों बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलियन जिसमें चाहे आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस डालो, जो पीएच में जो परिवर्तन होना चाहिए था ना, उतना परिवर्तन नहीं होता, बहुत मामूली सा परिवर्तन होता है। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अ बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट चेंजेस पीएच ओनली स्लाइटली व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस आर एडेड। कहने का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार डालने पर भी पीएच में केवल मामूली सा परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार के विलियन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर विलियन बोलते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, चेंजेस पीएच वेरी रैपिडली, क्या डालने पर पीएच बहुत जल्दी से तेज हो जाता है क्या? अरे नहीं, ये तो नहीं है। डज नॉट चेंज पीएच एट ऑल, पीएच चेंज नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। प्रिवेंट चेंज इन पीएच, बिल्कुल सही है, पीएच में परिवर्तन को रोकता है। जो भी पीएच में चेंज हो रहा है ना, मतलब थोड़ा सा ही होने देता है, ज्यादा नहीं होने देता। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। हाँ दोस्तों, आप सभी को भी दोस्तों आप लोगों की सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मेरे पे और आप पे, हम सभी पर है, जिससे हम लोग ज्ञान का सागर में और डुबकी लगाते जाए और जीवन में नई नई ऊंचाई हासिल करते रहे। ठीक है, तो आपको भी दोस्तों सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। हैबर विधि द्वारा NH3 के निर्माण में, ये NH3 क्या है दोस्तों? अमोनिया है ना। NH3 क्या है? अमोनिया। तो दोस्तों अमोनिया का निर्माण होता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो उसी में से एक मेथड है हैबर विधि। तो उसमें बोला जा रहा है कि जब ये मेथड यूज करा जाता है तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल करा जाता है। अब पहले हम लोग समझते हैं ये हैबर मेथड क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों का दोस्तों ALP में भी पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो आप लोगों को क्या बनाना है? अमोनिया बनाना है, NH3 बनाना है। एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, अमोनिया बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ये बात क्लियर है ना? तो हम लोग क्या लेंगे दोस्तों? एयर। भाई ऑब्वियसली बात है, इस एयर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन होता है, उसके बाद में ऑक्सीजन होता है, तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है एयर में दोस्तों? नाइट्रोजन है। तो एयर में से हम लोग क्या ले लेंगे? नाइट्रोजन ले लेंगे, और हाइड्रोजन हम लोग लेंगे दोस्तों नेचुरल गैस से। इन दोनों को दोस्तों मिक्स करेंगे। क्या रेशो होना चाहिए दोस्तों? 1:3 होना चाहिए, यानी नाइट्रोजन अगर 1 पार्ट आ रहा है तो आपका हाइड्रोजन के 3 पार्ट होने चाहिए। आप लोग क्या करोगे दोस्तों? इसको मिक्स करोगे। अब इसको आप लोग एक कंटेनर में लेकर जाओगे जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है। कितना है? 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। कितना ज्यादा होता है ये? प्रेशर भी दोस्तों देखो कितना ज्यादा है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इतने ज्यादा हाई प्रेशर पे और इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, और एक कैटेलिस्ट का और यूज करा जाता है। आप लोग बोलेंगे कैटेलिस्ट क्या होता है दोस्तों? जो रिएक्शन के रेट को तेज कर दे। समझ गए? तो दोस्तों जो नाइट्रोजन और आप लोग के जो हाइड्रोजन मिल रहा है ना, ये जो अभिक्रिया होगी ना, इसकी स्पीड को तेज कर देगा कौन? आयरन कैटेलिस्ट। और दोस्तों जब ये बनेगा तो क्या बन जाएगा? ये आप लोगों का अमोनिया बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप लोगों की कौन से कैटेलिस्ट का उपयोग हुआ? आयरन का हुआ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अभी दोस्तों कारण आप लोगों से कौन सा पूछा है? फिनोमिना पूछा है कि दोस्तों परावर्तन कारण है, अपवर्तन कारण है, अवशोषण कारण है। ये नहीं पूछ रहा क्लोरोफिल के कारण होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, वो एक अलग चीज है। अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया है, ये तो आप लोगों को पूछा है। तो आइए देखते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरी टी शर्ट आप लोगों को, मेरी जैकेट आप लोगों को ब्लैक कलर की क्यों दिखाई दे रही है? आप एक सिंपल सी बात बताओ कि दोस्तों जब भी इस पे प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश का रंग कौन सा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ये व्हाइट कितने कलर का मिक्सचर होता है? 7 कलर का होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
दोस्तों ब्लैक कलर की क्यों दिख रही है? क्योंकि जो भी लाइट आ रही है ये ब्लैक कलर सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, सबको अवशोषित कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, कुछ परावर्तन ही नहीं होने दे रहा, तो आपकी आंखों पर कुछ आएगा ही नहीं। तो आप लोगों को ये मेरी टी शर्ट ब्लैक कलर की नजर आ रही है। दोस्तों ये आप लोगों को व्हाइट कलर का क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि जो भी प्रकाश इस पे आ रहा है ये क्या कर रहा है, जो भी व्हाइट लाइट आ रहा है ना, व्हाइट लाइट में कौन से कलर होते हैं? सातों कलर होते हैं। तो ये सबको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सबको रिफ्लेक्ट करेगा, वही सातों कलर आपको आते हुए दिखेंगे, और सातों कलर का मिक्सचर कौन सा होता है? व्हाइट होता है। ठीक है, अब घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों जो घास होती है या जो पौधे होते हैं वो ग्रीन कलर को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर आओ, देखो इधर आओ। जैसे मान लीजिए पत्ती है, तो इस पे दोस्तों सनलाइट आ रही है, सनलाइट में कौन से कलर है? पूरे सातों कलर है, लेकिन दोस्तों वो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, केवल ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हमको जो परावर्तित होता हुआ कलर दिखेगा उसी कलर का तो वो ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो केवल और केवल ग्रीन होती है, जिसकी वजह से घास का रंग आप लोगों को हरा दिखाई देता है। तो इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट ऑन अवर आईज, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? इट रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन के अलावा सबको रिफ्लेक्ट करता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि भैया ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। चलो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा आप लोगों को? एल्कोहल के ईथर मिलेगा, एसिड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, एस्टर मिलेगा। ये सभी क्या है दोस्तों आप लोगों के? ये सभी आप लोगों की क्या है? कंपाउंड है। बताओ क्या मिलेगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर ये एल्कोहल क्या होता है। दोस्तों जिसमें भी OH ग्रुप पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला C2H5OH, क्या ये एल्कोहल है क्या? बिल्कुल एल्कोहल है। इसका नाम क्या है दोस्तों? कार्बन 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल बोलते हैं। दोस्तों क्या मुझे आप लोग इसका दूसरा नाम बता सकते हो क्या? इसका दूसरा नाम क्या होगा? बेसिकली मैं आप लोगों को इसका IUPAC नेम पूछ रहा हूं, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे जब भी आप लोगों का एल्कोहल होता है, मतलब जिसमें OH ग्रुप होता है, जब भी इसका आप लोग नामकरण करते हो तो लास्ट में क्या लगा देते हो? ऑल लगा देते हो। क्या लगा देते हो? ऑल लगा देते हो। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेनॉल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। समझ गए? जैसे मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों CH3OH है, इसका नाम क्या है? सामान्य नाम तो इसका हो जाएगा मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। लेकिन अगर आप लोगों से इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो लास्ट में ऑल लगा दो, मेथेनॉल, मेथेनॉल। चलो ये तो बात हो गई एल्कोहल क्या होता है। अब देखो इसका जब ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये मान लीजिए दोस्तों कोई एल्कोहल है, आप लोग बोलेंगे सर इस R का मतलब क्या? दोस्तों ये R कार्बन की श्रृंखला है, कितनी भी कार्बन हो सकते हैं, 2 3 4 5, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। लेकिन यहां पर आप लोगों को OH दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आपका एल्कोहल है। तो जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो देखिए ये आप लोगों का कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों जिस भी कंपाउंड में आप लोगों को ये COOH दिखेगा इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आप लोगों का ऑप्शन में जिसमें एसिड दिया हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है दोस्तों, फीमर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर B है ना। कहां पर होती है? जांग में होती है। देखो ये एक ये रही फीमर आप लोगों की, एक ये रही फीमर। तो फीमर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। समझ गए? तो ये आप लोगों की सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो आपकी स्टेपिस होती है। कहां पर होती है? कान पे होती है। चलो मुझे बताओ इस हड्डी का नाम क्या है? ये जो छोटी से गोल गोल सी दिख रही है ना, ये इस हड्डी का नाम क्या है? कौन बताएगा? इस हड्डी का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये जो गोल गोल सी दिख रही है ना, ये आपके घुटने में जो हड्डी है, इस हड्डी का नाम क्या है? बताओगे? ठीक है, इस हड्डी का नाम बताओ, देखते हैं कितने जने बता पाते हैं। जब तक मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पटेला, बहुत बढ़िया, ये बताया है दोस्तों। सबसे पहले जो बताया था किसने बताया था? सिद्ध राणा जी ने बताया है। पटेला, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी सभी के आंसर आ रहे हैं। ये देखो एक बोल रहा है मेडुला। अरे मेडुला मस्तिष्क होता है। मैंने अच्छा आपने इस प्रकार से बता दिया कि सर मेरा जो दिमाग है वो तो घुटनों में, इसलिए आप बोल रहे हो कि मेडुला। तो दोस्तों वो आपका मेडुला वो केवल आपका है, लेकिन मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ आपका, है ना। मैं पूछ रहा हूँ भैया घुटने की हड्डी, उसको बोल रहा हूँ मेडुला। मेडुला आपके ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, चलो आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेस मेकर क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो दोस्तों जो हार्ट बीट होती है उसको संचालन करने के लिए, उसको सुचारू रूप से मतलब उसको चालू रखने के लिए दोस्तों जो आप लोगों का यूज करा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों? हार्ट से रिलेटेड हो जाएगा, हृदय से। और अगर आप लोगों से पूछे कि इसमें जो बैटरी लगती है वो काई की होती है, इसमें जो बैटरी लगती है दोस्तों लिथियम की बैटरी लगती है। किसकी लगती है? लिथियम की बैटरी लगती है। और अगर आप लोगों से पूछे कि दोस्तों ये जो आप लोगों का पेस मेकर लगता है वो लगता कहां पर है, तो देखिए ये आप लोगों का हो गया दोस्तों हार्ट, और ये रहा दोस्तों आपका पेस मेकर। अब देखिए पेस मेकर है कहां पर, ये आपकी दोस्तों जो बोन जानते हो, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन, है ना, ये वाली बोन देख रहे हो, इसको बोलते हैं कॉलर बोन। इस कॉलर बोन के नीचे होता है आप लोग का, इस कॉलर बोन के नीचे होता है आपको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट और लोहे की अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और डैश पैदा होता है। ठीक है, मतलब डैश मिलता है ना, डैश उत्पन्न होता है, डैश उत्पाद में मिलता है, ऐसे कर लो, पैदा होता है अच्छा वर्ड नहीं है, उत्पाद में मिलता है। ठीक है, बताओ। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और आयरन की अभिक्रिया करवाओगे तो क्या मिलेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सिंपल सी बात है यार, इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दी, इन्होंने बोल दिया आयरन सल्फेट मिलेगा, FeSO4 मिलेगा, तो और साथ में और क्या मिलेगा? आप कॉमन सेंस लगा के बताओ क्या बचा। देखो SO4 था, SO4 यहां पर आ गया, Fe था, Fe आ गया, यार ये Cu कहां पर गायब हो गया, तो दोस्तों Cu मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आप लोग को? कॉपर मिलेगा, तांबा मिलेगा। समझ में आ गया बात को? अरे समझ में आई है नहीं आई बात? देखो इधर आओ, जब आप लोग आयरन की अभिक्रिया करवाते हो कॉपर सल्फेट में, तो दोस्तों आयरन क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या कर देगा, इस कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस, टू हट मैं आऊंगा। तो देखो ये SO4 के पास में क्या आ गया, आयरन आ गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कई बार दोस्तों रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो ये आपको रिएक्शन दे दी और आपको पूछता जाता है कि बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, चलो आ जाइए। चलो, उस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य बताइए, आप लोगों को वेवलेंथ बताना है, जिसकी आप लोगों को आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दी हुई है 800 हर्ट्ज और गति दी हुई है 420 मीटर पर सेकंड। तो देखिए कोई सी भी वेव हो, उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या है, उसकी चाल का फॉर्मूला क्या है? चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। स्पीड आपको कितनी दी हुई है? 420 दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी है आप लोगों की? 800 है। लैम्डा आप लोगों को निकालना है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा आप लोगों का? 420/800। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 42 हो गया, 2 से गया 21 बार में, 80 गया 40 बार में, 21/40 आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे निकाले? कोई बात नहीं है, निकालना नहीं आता हमको, मेरे को भी नहीं आता। 21 की जगह दोस्तों मान लो 20। अब 20/40 तो सभी को आता होगा, तो 20/40 यानी 1/2, 0.5 आंसर आता। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों 20 नहीं है, 20 से चिन्ह सा ज्यादा है, तो 0.5 नहीं होगा, 0.5 से चिन्हों से ज्यादा होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। यदि किसी दर्पण, अरे दोस्तों बोला जा रहा है यदि किसी मिरर की फोकल लेंथ आपको दी हुई है +15 है, तो यह क्या है? तो जब मिरर पूछा जा रहा है तो लेंस का तो कोई काम ही नहीं है, इसको तो हटाओ। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि फोकल लेंथ जो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, किसके लिए होती है? कॉन्वेक्स के लिए होती है, उत्तल दर्पण के लिए होती है। तो मिरर कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। सर टीबिया क्या है? दोस्तों आप लोगों की फिबुला और टीबिया क्या होती है? हड्डी होती है ना। आप लोगों के जैसे जांग हो गई, जांग के नीचे पटेला हो गई, मतलब आपकी फीमर के नीचे पटेला हो गई, पटेला के नीचे होती है आप लोग की दोनों हड्डियां। ठीक है, बताएंगे। लेंस का सूत्र आपको बताना है, फॉर्मूला ऑफ लेंस। तो देखिए अगर आप लोगों से मिरर फॉर्मूला पूछा जाए तो मिरर फॉर्मूला तो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर लेंस फॉर्मूला पूछे तो वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ये आपका लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। वायु के सापेक्ष एयर के रेस्पेक्ट में किसी द्रव का क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? पहले तो हम लोग समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास में क्या है, ग्लास है, समझ में आ गया, ऊपर मान लीजिए एयर है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जब, और ग्लास क्या है आप लोग को एक डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है एयर के कंपैरिजन में, तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और वायु कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। दोस्तों मान के चलिए कोई प्रकाश की किरण है जो कि सघन से विरल में जा रही है, ठीक है, तो जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, जहां पर टच करा उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब, तो जाना ऐसे चाहिए था। लेकिन जब भी डेंसर से रेयर में जाती है तो दोस्तों जाना ऐसे चाहिए था, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, ऐसे हो जाती है। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़ा ये मान लीजिए कोई एंगल था, मैंने किसी और एंगल पे इंसिडेंट कराया, कोई प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे भेजी, तो दोस्तों एक ऐसा एंगल जिस पे परावर्तित किरण बिल्कुल पैरेलल हो जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए, तो इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। तो बस आप लोगों को सिंपल से ध्यान रखना है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। दोस्तों जो म्यू होता है ना अपवर्तनांक, वो किसके बराबर होता है, 1/sin c, जहां पर c क्या है, एक क्रिटिकल एंगल है। तो आप लोगों को क्रांतिक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, आपको अपवर्तनांक निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। c कितना है, 45 डिग्री है, sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1/√2 नहीं होगा, देखिए ध्यान से समझिए, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c होता है, तो ये 1/1/√2 है, तो ऊपर जाके √2 हो जाएगा ना, समझ गए बात को। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग सभी। एक घर में एक महीने में 200 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में एनर्जी बतानी है आपको। आपके घर में बिजली का बिल आता होगा ना कि आपने 50 यूनिट का कंजम्पशन करा, 100 यूनिट का कंजम्पशन करा, फिर आपके दोस्तों एरिया में जो भी प्राइस होगा, जैसे मान लीजिए 1 यूनिट के 10 रुपए, तो आपने 100 यूनिट का कंजम्पशन करा पूरे महीने में, तो आपका बिजली का बिल आ जाएगा 1000 रुपए का। लेकिन आपसे यह पूछा गया है कि आप लोगों ने मान लीजिए बिजली की खपत करी 200 यूनिट, बेसिकली क्या खपत करी आपने, एक इलेक्ट्रिसिटी तो करी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो कंजम्पशन करा है, इसको आप लोग जूल में बताना है आपको, बताओ। तो देखिए यूनिट होता क्या है, आप लोग जानते हो दोस्तों, 1 किलोवाट का कोई उपकरण अगर 1 घंटे तक चलता है तो कितनी एनर्जी का कंजम्पशन करता है दोस्तों, 1 यूनिट का कंजम्पशन करता है। आप लोग जानते हो 1 किलोवाट को क्या मैं 1000 वाट बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। घंटे को क्या मैं दोस्तों 3600 सेकंड बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। ध्यान से देखो, वाट को क्या मैं जूल पर सेकंड बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। और ये आपका 3600 सेकंड था, इस सेकंड से सेकंड कटा, यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों ये कितना हो गया, 36 × 10⁵ जूल। तो अगर आप लोगों से पूछे 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है दोस्तों, इतनी एनर्जी आप लोग के 1 यूनिट में होती है। तो आप लोगों को 200 यूनिट की निकालनी है, तो दोस्तों इसको 200 से गुना कर दो, 36 × 200 × 10⁵, ठीक है। तो ये 36 × 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और ये देखो 10⁵2, भैया 100 को क्या 10⁵2 बोल सकता हूँ, ये 10⁵5, तो 10⁵7 हो गया, 72 × 10⁵7 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लेकिन दोस्तों ये तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ 10⁵7, या तो 10⁶6 के साथ में दिया हुआ है या 10⁵8 के साथ में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, 10 का भाग लगाओ, 72 में 10 का भाग लगाओगे 7.2 हो जाएगा। क्यों भाग लगाया, वापस गुना करो, तो 10⁵7 को जब 10 से गुना करोगे तो 10⁵7 और 10⁵1 10⁵8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताएंगे जल्दी से। यांत्रिक ऊर्जा में से आप लोग अगर गतिज ऊर्जा माइनस कर दोगे तो क्या होगा। देखिए इससे रिलेटेड इस बार के एनटीपीसी में भी एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग बताएं क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या, थम्स अप करो, लाइक करते हुए चलो। सर व्हाट इज रिब केज, दोस्तों ये जो आपकी पसलियां होती है ना, इसके बीच में जो गैप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिब केज। मतलब पसलियों के अंदर जो आप लोग की जगह होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिब केज।
देखो केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। तो रिब आप लोग जब आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे रिब का कुछ ऐसा होता है जैसे ना, कुछ इस टाइप का 12 जोड़े होते हैं ना ये। तो ऐसे जैसे जेल में आप लोग की पट्टियां लगी रहती है ना, वैसे मान लो इसके अंदर का जो भी पार्ट होगा उसको आप लोग क्या बोल दोगे, केज बोल दोगे। चलो बताएंगे, देखो समझो बात को। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों के पास में कोई बॉल है ना, ये मान लीजिए जमीन है, जमीन से कुछ h ऊंचाई पर आप लोगों के पास में क्या है, बॉल है। इसका द्रव्यमान मान लो m है। इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा, ये होगा सर mgh होगा। लेकिन दोस्तों बॉल आपकी स्टार्टिंग में रेस्ट में, कोई मोशन कर रही है कि नहीं, इसके पास में कोई गति है कि नहीं, तो गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगी, आप लोगों ने छोड़ दिया तो नीचे आते आते तो इसके पास में गति हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर आया, तो मान लीजिए जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, मान लीजिए h/2 पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh/2, कम हो गई ना। अब लेकिन दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई वो किस में कन्वर्ट होगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में होगी। तो जैसे जैसे दोस्तों ऊपर से नीचे आती है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था रेलवे में, और इस बार का एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, कि जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे आती है तो मैकेनिकल एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप बताओगे कमेंट करके। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो मैकेनिकल एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है, बताएंगे। तो दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है दोस्तों, सेम रहती है। अगर दोस्तों मान लीजिए ऊपर से नीचे आने पर अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी फिक्स रहती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में से, यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा घटाओगे तो मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे, ठीक है, आ जाइए। आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्मॉल जी पर। देखो इधर आओ, ये आप लोगों की हो गई दोस्तों अर्थ, समझ गए बात को। अब दोस्तों यहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, G बराबर 9.8, आप लोग सभी जानते हो। कैसे आया, इसका फॉर्मूला है G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, एम क्या, जी क्या है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी कारणवश मान लीजिए अगर त्रिज्या घटा दी जाए तो देखो, अगर आर अगर आप लोगों का घटेगा, आर अगर आप लोगों का घटेगा तो क्या होगा दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। 1% घटे, 50% घटे, जितना भी घटेगा गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, ये पक्का है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। चलिए, वायु में ध्वनि की चाल इतनी है तो यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दे, देखिए कल भी हमने डिस्कस करा था, प्रेशर का साउंड की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दुगुना कर दो, आधा कर दो, 332 से 332 रहेगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। तो देखिए आप लोग जानते हो, ये मान लो सन हो गई, ये अर्थ हो गई, तो सन से अर्थ पे जब लाइट आएगी तो इसको कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई। और दोस्तों लाइट की स्पीड आपको पता ही है 3.8 इंटू कितनी होती है, मैं तो खुद ही बोल गया, सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 8। तो जब दोस्तों डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड पता है, तो टाइम बता दोगे कि यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों वो समय लगता है 500 सेकेंड। लेकिन आप लोगों से ऑप्शन में क्या पूछा गया है, मिनट में पूछा गया है, तो 500 को क्या कर दूं मैं, 480 प्लस 20 सेकेंड बोल दूं क्या। ठीक है, तो 480 सेकंड में 60 का डिवाइड करोगे तो ये तो 8 मिनट तो ये हो गया, और ये आपका 20 सेकंड, तो 20/60 करोगे 1/3 यानी 0.33 मिनट और हो जाएंगे, तो 8.33 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे।
एक लड़का बोला सर ये वाला क्वेश्चन आप करा चुके हो, तो क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो गलत तो तुम फिर भी कर रहे हो। ऐसे मत करा करो बच्चों जैसे कि सर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, कई भाई साइंस को ही आप लोगों को पता है, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, फिर मान लो मैंने उस टाइम आपको बता दिया सबसे बड़ी ग्लैंड आप लोग की लीवर है, ठीक है, सबसे छोटी आपकी पिट्यूटरी है, फिर अगला क्वेश्चन आया सबसे छोटी पिट्यूटरी कभी 3-4 दिन बाद में, और सर ये तो आपने बता दिया था सर। कोई बात नहीं है, होता है तो क्या हो गया, तो इसमें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलो देखो, बोला जा रहा है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, गर्मी में हम लोग डार्क कपड़े नहीं पहनते, ब्लैक वगैरह नहीं पहनते, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। तो ए इज फॉल्स जो भी बोल रहा है उसको हटा दो पहले तो आप लोग, ठीक है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, यार यही कारण हो सकता है कि हम लोग गर्मी में आप लोग के जो हल्के रंग वाले लाइट कलर पहनते हैं हम लोग, कारण क्या होता है, क्योंकि दोस्तों वो लाइट हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे हिसाब से दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब आइए इसका हम लोग समझते हैं। देखो इधर आओ, देखो दोस्तों जो रंगीन कपड़े होते हैं ना, जैसे आपने मान लीजिए ब्लैक कलर पहना, तो ब्लैक कलर क्या करता है, सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सभी लाइट को, जो भी दोस्तों लाइट आ रही है ना, व्हाइट कलर की जो लाइट आ रही है, 7 कलर का मिक्सचर है, सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और दोस्तों ये जो लाइट आती है ना, इनके साथ में इनमें हीट भी होती है, ऊर्जा भी होती है, एनर्जी भी होती है, तो बेसिकली आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। लेकिन दोस्तों जो आप लोग रंगीन कपड़े पहनते हो, हल्के कलर पहनते हो ना, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोगों को गर्मी कम लगती है। तो बिल्कुल सही है, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने पहना है सर, अब मैंने पहना है दोस्तों, एक मजबूरी का नाम भी सुना होगा आपने, और दूसरी बात यह है कि अभी ठीक है, अभी इतनी गर्मी नहीं है, ज़्यादा गर्मी होगी तो ऊपर का उतार लेंगे। चलो आ जाओ। सॉल्ट इज एडेड फॉर कुकिंग फूड इन हाई एल्टीट्यूड प्लेस, मतलब ऊंचाई पर आप लोग खाना बनाओगे तो दोस्तों सॉल्ट मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है क्या, देखते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, ये सही है क्या, बताओ क्या आप क्या बोलना चाहोगे, इसका क्या सही आंसर होना चाहिए दोस्तों। हाइट पे टेम्परेचर कम होता है क्या, बताओ, इधर आओ। देखो सबसे पहले बात तो क्या है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ऊंचाइयों पे जनरली टेम्परेचर कम होता है, लेकिन इसका और इसका कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है लेना देना, पहले तो मैं इसका कारण बताता हूं। इसका कारण क्या होता है, देखो आपको मैंने बताया था, जब आप लोग ऊंचाइयों पर जाते हो तो वहां पर प्रेशर कम होता है क्या, प्रेशर कम होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्वथनांक क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ये बात सही है क्या, सही है क्या। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, तो आप लोग दोस्तों ऊंचाई पर गए तो मैं मान लेता हूं वहां पर दोस्तों 80 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। आप लोग बोलेंगे इससे नुकसान क्या है, बढ़िया है ना, देखो कम टेम्परेचर पे उबल जाएगा। तो देखो ये आप लोगों का पानी है, ठीक है, आपने इसमें डाल रखे हैं चावल के दाने, आप लोगों ने दोस्तों गरम करा, टेम्परेचर मान लो पहले 20 था, फिर 25, 28, 30, 35, 40, 75, 80 जैसे ही हुआ दोस्तों ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी, कि उबलना स्टार्ट हो जाएगा क्या। तो यहां पर पानी अधिकतम कितने तापमान तक रह सकता है, 80 तक रह सकता है, 80 से ऊपर पहुंचाते हो तो भाप बन जाएगा, तो ढंग से खाना पक नहीं पाएगा ना यार, क्योंकि अधिकतम तापमान आप लोग यहां पर कितना रख पा रहे हो, 80 रख पा रहे हैं हम लोग, इससे ज्यादा तो वो तो उड़ रहा है। तो दोस्तों होता क्या है, आप लोग प्रेशर कुकर में खाना क्यों बनाते हो, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे मान लो 100 से कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तो अब 140 तक का पानी यहां पर गर्म रह सकता है, भाप नहीं बनेगा, 130 पे भाप बन जाए, 120 पे बन जाए, ठीक है। और नमक अगर आप लोग मिलाओगे ना, नमक मिलाने से भी क्या कारण होता है नमक मिलाने का, नमक मिलाने से दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, क्वथनांक, वो क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से खाना हमारा अच्छे से पक पाता है। ओके, तो दोस्तों दोनों सही जवाब है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तापमान नहीं होना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि वहां पर ऊंचाई पर बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कम होता है, टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो आगे, ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली रिलेटेड टू, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली रिलेटेड टू, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है ये? एनर्जी कंजर्वेशन पे, है ना, ऊर्जा के संरक्षण पे। क्या बोलता है ये? आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है, इसमें क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। ये मान लीजिए दोस्तों कोई क्या है? गैस है। ये क्या दोस्तों? गैस है। आपने क्या दे दिया इसको? मान लीजिए आप लोग इसको हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। इस हीट को मैं डिनोट कर रहा हूं दोस्तों क्यू से। तो क्या होगा दोस्तों, जो भी हीट आप लोग दोगे तो क्या ये आपकी गैस में एनर्जी आ जाएगी? क्या एक्सपेंड करेगी? क्या एक्सपेंड करेगी? तो पिस्टन क्या ऊपर की ओर चलेगा क्या? तो आप इधर बैठ जाओ तो आपको दोस्तों क्या मजे आएंगे कि आप ऊपर की ओर चलोगे क्या? मतलब आप पे कोई वर्क कर रहा है, तो जो भी हीट देते हैं इसका कोई ना कोई काम, मतलब जो भी हीट आप लोग दे रहे हो तो गैस क्या करेगी? एक तो इसका कुछ वर्क कर देगी और इसका कुछ पार्ट हीट का इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो इसका तापमान बढ़ गया, इसके अंदर जो लेटिस वाइब्रेशन होते हैं वो बढ़ गए। तो दोस्तों वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है ना। जितने हीट भी एक प्रकार की एनर्जी, भी वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो जितनी एनर्जी दी उस सभी एनर्जी का काम हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है दोस्तों ये, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। आप लोग बताएंगे सभी। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक बॉडी ये रही, दूसरी बॉडी ये रही, तो हीट यहां से यहां पर फ्लो होगी, यहां से यहां पर फ्लो होगी। आप लोग बताएंगे। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर पे हीट फ्लो होती है। तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी? उनके टेम्परेचर पे करेगी, ऑन देयर रेस्पेक्टिव टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, इसका कारण क्या है? भीषण सर्दी में मतलब बहुत ज्यादा ठंड में। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हो ठंड में क्या होता है, जो वाटर होता है ना, वाटर मतलब जो लिक्विड स्टेट में होता है, तरल अवस्था में होता है। तो अगर आप लोग इस ठंड का मतलब क्या है? टेम्परेचर बहुत कम कर, टेम्परेचर बहुत होना, कम होना। टेम्परेचर कम होगा तो दोस्तों वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका आइस में हो जाएगा। आइस क्या है दोस्तों? आप लोगों का सॉलिड है। और आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो वाटर होता है ना लिक्विड स्टेट में, इससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन करता है? आइस करता है। कारण क्या होता है दोस्तों? आइस में गैप काफी होता है अंदर, है ना। तो आइस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। समझ नहीं आया? और दूसरी तरीके से समझो। आप लोग मुझे एक चीज बताओगे, गर्मियों का दिन आने वाला है, आप लोगों ने दोस्तों जरूर कभी ना कभी बर्फ जमाई होगी फ्रिज में। तो आप लोग मान लीजिए कि ये आप लोगों के पास में क्या था? कोई ना कोई आप लोगों के पास में कंटेनर था। आपने इसमें पूरा पानी से भर के आप लोगों ने फ्रिज में रख दिया। सुबह उठ के देखा तो दोस्तों बर्फ कुछ ऐसी मिलेगी आप लोगों को, ऐसी मिलेगी। क्लियर है क्या? तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा रात को चुपके से पानी कौन डाल गया, जरा मुझे बताना। ये एक्स्ट्रा पानी कौन डाल गया रात को चुपके से? दोस्तों किसी ने भी पानी नहीं डाला। जो आइस होता है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो दोस्तों वाटर से ज्यादा वॉल्यूम क्या करेगा? आइस ऑक्यूपाई करेगा। अब दोस्तों मान लीजिए ये आपके पास में पाइप था, पानी था, पहले पानी था, अब बर्फ बन गई। तो बर्फ ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो ये पाइप को क्या कर देगी दोस्तों? फाड़ देगी। ठीक है, तो बिकॉज वाटर एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीजेस, जब ये जमता है तो इसका एक्सपेंशन होता है, इसका प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, सर आपकी क्लास बहुत दिनों से देख रहा हूं, ग्रुप डी साइंस में 25 में से 20 हो जाएगा ना? नहीं दोस्तों 25 में से 20 नहीं आएगा, सॉरी 25 में से 25 ही आएगा। लेकिन दो काम करने हैं आपको, एक तो ये क्लास देखनी है और एक दोपहर 1 बजे वाली क्लास देखनी है। ठीक है, दोनों फ्री क्लास है, आप टेंशन ना लीजिए। अनअकैडमी पर होती है 1 बजे और एक आपकी ये होती है। दोस्तों सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? देखो आ जाओ, मैं आप लोगों को बात समझता हूं। देखो दो प्रकार के मोशन होता है। एक तो मान लीजिए दोस्तों ये आप लोगों के पास में कोई ब्लॉक है,
कोई लकड़ी का टुकड़ा है, आप लोग इसको ऐसे मोशन करवा रहे हो, जो ऐसे ऐसे, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे। केवल और केवल ट्रांसलेशन हो रहा है ना, केवल और केवल इसमें स्थानांतरण हो रहा है ना, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन हो रहा है ना, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई साइकिल है, तो साइकिल को आपने खड़ी कर रखी है और उसका पहिया आप लोग घुमाते हो ना, जब बचपन में घुमाते थे, पैडल घुमाते थे, साइकिल खड़ी कर रखी है। अब साइकिल का पहिया दोस्तों अपनी ही जगह घूमता जा रहा है, अपनी ही जगह घूमता जा रहा है, अपनी ही जगह घूमता जा रहा है। क्या आगे चल रहा है कि नहीं, क्या इसमें ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं? इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, रोटेशन हो रहा है। इसमें कौन सी गति हो रही है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसमें घूर्णन गति हो रही है। समझ में आ गया क्या? लेकिन दोस्तों बैलगाड़ी का जो पहिया होता है वो तो क्या करता है, वो तो ऐसे ऐसे आगे चले, आगे भी तो चलेगा ना। तो यानी इसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और आगे की ओर चल रहा है, यानी ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। तो दोस्तों क्या क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे, समुद्र में प्लवन करते हुए, मतलब दोस्तों आइसबर्ग जो होता है ना वो फ्लोट कर रहा है, तो कितना पार्ट समुद्र की सतह से ऊपर होता है? मैं आप लोगों को बता दूं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखो। जैसे मान लीजिए दोस्तों आइसबर्ग होता है, तो अगर बात करें ये आप लोगों का सी लेवल है, तो देखिए 90% भाग तो इसका समुद्र के नीचे होता है, 10% भाग समुद्र के ऊपर होता है। तो आप लोगों से कितना पूछा गया था, कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? 10% हो रहा है, 1/10। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताए थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? देखो आपको पता है इंडिया में बहुत तरीके के पावर प्लांट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है। समझ रहे हो बात को? तो आप लोगों से पूछा गया थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है। बहुत जने बोल रहे हैं सर थर्मल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी का मतलब है दोस्तों हीट। थर्मल एनर्जी का मतलब है दोस्तों हीट। अब आ जाइए कैसे आप लोगों की प्रणाली होती है। इधर देखो दोस्तों, आप लोगों का वहां पर होता है एक टरबाइन। अब आप लोग बोलेंगे सर टरबाइन क्या होता है? दोस्तों एक बहुत बड़ा मान लो व्हील होता है, उसमें क्या लगी होती है, ब्लेड्स लगी होती है। ब्लेड्स लगी होती है, क्या लगी होती है दोस्तों? ब्लेड्स लगी होती है। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? एक कॉमन सेंस लगा के बताओ। ये आप लोगों के पास में मान लो व्हील है, अगर ये व्हील आप लोगों का ये मान के चलो हवा से घूम रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए हवा से ये घूम रहा है, तो इससे क्या एनर्जी बन सकती है? क्या ये किसी यूज का हो सकता है? कि हमारे किसी यूज का हो सकता है? कि ये बिल्कुल हो सकता है। हवा से चल रहा है, इसके सामने आके बैठ जाओ, देखो हवा आएगी हमारे, वही 3 इडियट्स वाला मशीन। क्या 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन। कोई भी काम जो अपना कोई भी चीज जो अपना काम आसान बनाए वो मशीन है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो आप। मैंने क्या बोला दोस्तों, एक आपके पास में क्या है, एक रनर है, एक पहिया है, उसके ऊपर ब्लेड लगी हुई है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूं मान लो हवा से ही घूम रहा है, ये पहिया घूम रहा है, तो इससे हमारे को कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? बिल्कुल, इसके सामने आके बैठ जाओ, हवा मिलेगी। दोस्तों वाटरमेलन को इधर लेके आओ, कट जाएगा, फिर लेकर आओ, सेब को ले आओ, कट जाएगा। यार बहुत काम हो रही है। और दोस्तों वाटरमेलन को आप लोग अगर काटते हो या आम को काटते हो, तो मान लीजिए हम लोग किसी का यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी मशीन है हमारे पास में, तो वो मशीन वाला काम देखो ये कर रही है। तो होता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, इससे होता क्या है, बात को समझो दोस्तों। इसमें प्रोवाइड करी जाती है स्टीम। अरे स्टीम क्या होती है? स्टीम बोले तो दोस्तों भाप। समझ में आ गया क्या दोस्तों? जब इसमें स्टीम होती है बहुत तेज स्पीड से, तो क्या होता है दोस्तों, बहुत तेज घूमता है। और दोस्तों इससे क्या बनती है, आप लोगों की मैकेनिकल एनर्जी बनती है। और मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को मिल जाती है। अब बात ही आती है सर ये स्टीम को भेजने की क्या जरूरत थी, पानी को भेज देते। सर हाइड्रो पावर प्लांट में भी तो यही होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत ऊंचाई पर क्या भरा होता है दोस्तों, पानी भरा होता है। इससे बहुत लंबे पाइप से दोस्तों इसी प्रकार के आप लोगों के किस पे आती है, पहिए पे आप लोगों के क्या आता है, पानी आता है। तो बहुत हाई हाइट पे जो पानी होता है उसका से पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये हाई हाइट से पानी आएगा जूम, तो इसको भी घुमाएगा, तो इससे भी एनर्जी मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, पानी की जगह आप लोग स्टीम क्यों भेज रहे हो? मतलब कई जगह तो पानी भेजा जाता है, कई जगह स्टीम भेजा जाता है। इसका कारण आप लोग खुद मुझे बताओगे? चलो बता दूं क्या?
थोड़ा सा ऊंचा लेवल जाना पड़ेगा। इधर आओ, देखो हो सकता है आप में से जो मैकेनिकल इंजीनियर हो, जिसने पढ़ी हो, वो समझ जाए क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो बस इतना आप लोग ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, बस मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, स्टीम से जो एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। स्टीम से जो एनर्जी मिलती है ना वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। इस वजह से दोस्तों पानी की जगह किसको भेजा जाता है? स्टीम को भेजा जाता है, भाप को भेजा जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप लोग की जो थर्मल एनर्जी हो किसको बोल रहे हैं भैया? स्टीम के पास में हीट है ही नहीं है, क्योंकि अगर हीट नहीं होती तो ये पानी रहता, पानी को आपने हीट दी तभी तो स्टीम बनाई है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बताओ सेकेंडरी सेल किसको बोलोगे? तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। दोस्तों जिसको वापस आप लोग चार्ज नहीं कर सकते वो प्राइमरी सेल होता है, जिसको चार्ज कर सकते हो वो सेकेंडरी सेल हो जाएगा। तो विच कैन बी रिचार्ज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क में दूंगा। पांच वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं, चलो दोस्तों मैं दो पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं डेल्टा वी से प्रदर्शित कर देता हूं। इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी बोल लो। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है दोस्तों? 5 वोल्ट का है। कितने का है दोस्तों? 5 वोल्ट का है। दोस्तों दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? लो भैया आपके पास में क्या था? 2 कूलम चार्ज था, आवेश था। इसको आपको इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पर लेकर आना है, तो कितना काम आप लोगों को करना पड़ेगा? ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो दोस्तों, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर विभवांतर क्या है? इतना है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप लोगों को चार्ज को लाने पे किया जाने वाला कार्य मान लीजिए कुछ वर्क है, और ये वर्क अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला हो जाता है। आप लोगों ने सर नहीं समझ में आया? दोस्तों किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मान लीजिए आप लोगों को कुछ चार्ज लेकर आना है, आप लोगों को कुछ आवेश लेकर आना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई ना कोई विभवांतर है, तो आप लोगों को वर्क कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा आप लोगों का? वर्क आप लोगों का हो जाएगा विभवांतर डेल्टा वी, विभवांतर इंटू आवेश यानी चार्ज। तो विभवांतर कितना था दोस्तों? 5 वोल्ट का था। आवेश कितना है? 2 कूलम का है, तो 5 × 2 10, इतना कार्य करना पड़ेगा। और वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, यानी 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ जाओ। तो दोस्तों ये आप लोगों का पहला आज का होमवर्क, ये दोस्तों दूसरा, ये आप लोगों का हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। हो 4 ही क्वेश्चन है, 4 कर लो अब तो कुछ जने बोल रहे हैं 5 देते तो कौन सा हम करते थे। चलो दोस्तों इस नंबर पे आप लोग अपने पेपर व्हाट्सएप करना ना भूले, जब भी आप लोगों का एनटीपीसी का पेपर हो, अपकमिंग शिफ्ट में जिनका भी पेपर हो। और मिलते हैं दोस्तों दोपहर 1 बजे वाली क्लास में, जो कि अनअकैडमी पर होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। आप लोग इससे जुड़िए, आप लोगों को काफ़ी शानदार मजा आएगा, आप लोगों को रोज रैंक भी मिलती है, ठीक है। तो इस क्लास के लिंक मैं अभी आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप लोग टेंशन ना ले। बाकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए दोस्तों, वहाँ पर मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगेड़, मुझे फॉलो कर ले, स्पेशल क्लासेज में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। गोल सेलेक्ट कर लेना एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कोड आप लोगों से पूछा जाता है, अगर आप लोग एक नए स्टूडेंट हो तो नीरज 11 कोड लगा के अनलॉक कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान, यानी सभी फ्री प्लान आप लोग एक्सेस कर सकते हो। सब सारे टीचर्स की स्पेशल क्लासेज है ना, कुछ आप लोगों के फ्री टेस्ट, ओके। और दोस्तों अगर आप लोग ऐसे प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो अनअकैडमी के, यहाँ पर आप लोगों को सारे कोर्स मिल जाते हैं एक सब्सक्रिप्शन में। बेस्ट आप लोगों का प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, कितनी भी बार देख लो क्लास, आप लोगों को यहाँ पर एजुकेटर से सीधे बात भी कर सकते हो, सारी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिल जाती है, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करिए दोस्तों, 12 महीने का 6500 है, रेफरल कोड डाल देंगे नीरज 11, तो ये आप लोग का 5850 का बढ़ जाएगा एसएससी का। रेलवे का लेना चाहते हो तो रेलवे का 12 महीने का 3000 है, रेफरल कोड डाल दोगे नीरज 11, तो ये आप लोगों का 2700 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों को इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो दोस्तों यहाँ पर क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।